हाँ जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक, कुशल मंगल। चलिए, हम आज आ रहे हैं कंपनी लॉ के सबसे लास्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आएगा। हाँ जी, मेमोरेंडम क्या होता है? मैं कह सकता हूं कि ये सबसे पहला स्टेप है। किसमें पहला स्टेप है? फॉर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, यानी कि कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में सबसे पहला स्टेप कौन सा है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। ओके, ये वो फंडामेंटल कंडीशंस देता है जिनके बेसिस पे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। फॉर एग्जांपल, ये कंपनी का ऑब्जेक्ट बताता है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बताता है, जिसके बेसिस पे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। अच्छा, फिर हमने कहा जी ऑब्जेक्ट बताता है जिसके लिए कंपनी फॉर्म्ड की गई है। यस, ये वो ऑब्जेक्ट बताता है। दूसरी बात, ये किसी भी आउटसाइडर्स को ये बताता है कि कंपनी कौन से मुद्दे पर डील कर सकती है, मतलब कंपनी किस किस बिजनेस में, कंपनी कौन से ऑब्जेक्ट में डील कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं पोपली गारमेंट्स लिमिटेड, और आप उसके पास स्टील खरीदने आ रहे हो, तो आप भी डक्कन हो, मैं भी डक्कन हूं, ठीक है ना? तो इसका मतलब पोपली गारमेंट्स किस में डील करेगी? ऑब्वियसली गारमेंट्स में डील करेगी। तो इसका मतलब ये शेयर होल्डर और क्रेडिटर्स या फिर हर वो व्यक्ति जो कंपनी से डील करता है, उसे बताता है कि कंपनी की पावर्स क्या है और ये कौन कौन से एक्टिविटीज कर सकती है। ठीक है जी, चलिए। फिर हाँ, कंपनी क्या मेमोरेंडम के बाहर जाके कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है? नहीं। अगर मेमोरेंडम के बाहर जाके कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट किया तो फिर वो अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो ये मेमोरेंडम के मेन फीचर्स हैं। पेपर में आने लायक तो खैर नहीं है, ये कोई पॉसिबिलिटी तो नहीं है, बट मेमोरेंडम क्या है, दो चार लाइनों में आपको समझ जरूर आना चाहिए कि मेमोरेंडम क्या है। मेमोरेंडम फर्स्ट स्टेप इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और फंडामेंटल कंडीशन ये कंटेन करता है जिसके बेसिस पे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है। ठीक है जी, चले। फिर आते हैं क्लॉजेज ऑफ द मेमोरेंडम और एसोसिएशन पर। हाँ जी, सबसे पहली क्लॉज कौन होती है? नेम क्लॉज। ये यहां से याद करना शुरू करना है, एक्चुअल में यहां से याद करना शुरू करना है, चेतना। ठीक है, नेम क्लॉज जो है, कंपनी का नेम जो है हमेशा एंड होना चाहिए या तो लिमिटेड से या फिर प्राइवेट लिमिटेड से। अगर आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो लिमिटेड, और अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड से एंड होना चाहिए। बट इसकी एक एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसी भी कंपनी होती है जो अपने नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ना भी लगाए तो भी चलेगा। जिस कंपनी को अपन लोग क्या नाम देते हैं? सेक्शन 8 कंपनी। तो सेक्शन 8 कंपनी के केस में कह सकता हूं कि अगर ये नाम के आगे लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड ना भी लगाए तो भी चलेगा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज का मतलब होता है इट मस्ट कंटेन द नेम ऑफ द स्टेट। इसमें वो स्टेट का नाम आता है जहां पर कंपनी इज प्रपोज टू बी सिचुएटेड है, मतलब यहां पर वो स्टेट आती है जहां पर कंपनी लोकेटेड है। ठीक है जी, कंपनी, अच्छा, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज की ना बड़ी महानता होती है वैसे बताऊं तो। क्यों? क्योंकि कंपनी के ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट सर्व करना है तो केवल रजिस्टर्ड ऑफिस पे किया जाता है। सिमिलरली कंपनी के ऊपर अगर केस करना है कभी, तो वहां पे ही केस करते हो जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस लोकेटेड है। तो ये बड़ी महानता होती है इसलिए इसकी। तो इसमें क्या होता है, नेम ऑफ द स्टेट दिया जाता है जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज लोकेटेड है। अच्छा, एग्जैक्ट एड्रेस आप बाद में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर केवल नेम ऑफ द स्टेट देना जरूरी है। इसकी लैंग्वेज खुद बना के लिख सकते हैं, मतलब क्या, किस चीज की लैंग्वेज खुद बना के लिखोगे? कंटेंट, अंडरलाइन कॉन्सेप्ट तो ध्यान रखना। ऑब्जेक्ट क्लॉज, हाँ जी, ऑब्जेक्ट क्लॉज में ना हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। पहला होता है मेन ऑब्जेक्ट। मेन ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वो ऑब्जेक्ट जिसको अचीव करने के लिए आप बनाए गए हो।
फॉर एग्जांपल ये जो कोटा में इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं जो कि आईआईटी वगैरह कराते हैं, मेन किस लिए बनाए गए हैं? पढ़ाने के लिए। बट पढ़ाना तो तब करेंगे ना जब साथ में इन्हें कुछ और एक्टिविटी करनी पड़ेगी, वो क्या है? हॉस्टल। तो ये जो हॉस्टल फैसिलिटी है ये इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट है जो कि इनके मेन ऑब्जेक्ट को अचीव करने में मदद करते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट जो कि मेन ऑब्जेक्ट को अचीव करने में मदद करते हैं, दे आर कॉल्ड एज इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। फिर आते हैं लाइबिलिटी क्लॉज पर। लाइबिलिटी क्लॉज, देखो जी, अगर मैं बात करूं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में, तो हर मेंबर की लाइबिलिटी कितने तक लिमिटेड होगी? जितने उसके नंबर ऑफ शेयर्स हैं इनटू फेस वैल्यू तक। यानी कि लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर शैल बी लिमिटेड बाय द शेयर्स, तो जितने भी उसने शेयर्स ले रखे हैं वहां तक। परंतु अगर मैं कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी की बात करूं तो हर मेंबर की लायबिलिटी कहां तक लिमिटेड होगी? जहां तक उसने गारंटी ले रखी है। पर वो गारंटी का अमाउंट उससे कब मंगाया जाएगा? जब वो वाइंडिंग अप में, कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाएगी तब। अच्छा, एक और टाइप में भी इसे मंगाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए इस मेंबर ने कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में अपना जो इंटरेस्ट था, जो कंपनी में इसकी हिस्सेदारी थी, वो इसने उठा के बेच दी और इसके बेचने के 1 साल के अंदर अंदर कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई। दोबारा बोलता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मिस्टर राम ने जो अपना हिस्सा था कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में, वो उठा के बेच दिया। जनवरी 2024 में बेचा और फरवरी 2024 में कंपनी चली गई वाइंडिंग अप में। लॉ कहता है मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो मेंबर है जिसने गारंटी का अमाउंट लिया हुआ था, वादा किया था कि मैं गारंटी का अमाउंट लेके आऊंगा, ये वाइंडिंग अप में जाने के बाद लायबल होगा। इनफैक्ट अगर ये मेंबरशिप छोड़ भी देता है तो मेंबरशिप छोड़ने के बाद भी 1 साल तक ये लायबल रहेगा इस गारंटी के अमाउंट के लिए। ठीक हो गई इतनी बात? तो मेंबरशिप छोड़ने के 1 साल बाद तक भी ये व्यक्ति लायबल रहेगा। किस लिए? फॉर द पेमेंट ऑफ द डेट एंड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी। बस इतना पैरा ध्यान रख लेना। दोबारा बोलता हूं, जो भी अमाउंट लाने का वादा किया गया है, वो तुम अमाउंट ऑफ गारंटी का, वो तुम कंपनी के वाइंडिंग अप में जाने पर लेके ही आओगे। इनफैक्ट अगर आपकी मेंबरशिप छूट चुकी है, यू सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ द कंपनी, तो भी विद इन 1 ईयर के अंदर अगर कंपनी वाइंडिंग अप में जाती है तो भी लेके आओगे। ठीक है, बस इतना पैरा ध्यान रख लेना। फिर आता है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में आती है हमारी ऑथराइज कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड शेयर कैपिटल, जिससे कंपनी रजिस्टर्ड होती है, ऑथराइज शेयर कैपिटल। इस क्लॉज को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। एक होता है नंबर ऑफ शेयर्स, फिर आता है नॉमिनल वैल्यू और फिर आता है अमाउंट। तो यानी कि इस क्लॉज को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है। एक है अमाउंट, एक है नंबर ऑफ शेयर्स और फिर जो टोटल अमाउंट बन के निकलता है वो। ठीक है जी, चलिए बस यहां तक ध्यान रखना। बस यहां तक ध्यान रखना। विच द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एग्रीज टू सब्सक्राइब। क्योंकि इसके बारे में क्वेश्चन पूछे, ये पॉसिबल नहीं है, तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लॉज में कौन सी कैपिटल आती है, बस इतना ध्यान रखना, ऑथराइज शेयर कैपिटल आती है। इस क्लॉज को 3 पार्ट्स में बांटा जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू एंड अमाउंट ऑफ द ऑथराइज शेयर कैपिटल। बस 3 पार्ट्स में बांटा जाता है, इतना दिमाग में रखना। आगे अब आते हैं वो पोर्शन जहां से पेपर में क्वेश्चन आता है। अभी तक का चैप्टर तो ऐसा ही था, हवा हवाई था। अब आता है इंपॉर्टेंट पोर्शन जहां से पेपर में पूछा जाता है, जिसमें सबसे पहला पोर्शन आता है मेरा अल्ट्रा वायरस। द टर्म अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड एंड वायरस का मतलब होता है पावर्स। तो इसका मतलब अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है कि जब कंपनी कुछ ऐसा करती है जो कि कंपनी की पावर से परे है, जबकि कंपनी कुछ ऐसा करती है कि जो सबसे कंपनी की पावर से परे है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अल्ट्रा वायरस। अब कोई भी एक्ट जो कि अल्ट्रा वायरस होता है उसे मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूं। एक होता है अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी, एक होता है अल्ट्रा वायरस ऑफ डायरेक्टर्स और एक होता है अल्ट्रा वायरस ऑफ द आर्टिकल। इनमें से सबसे सीरियस होता है अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी, क्योंकि अगर कोई चीज अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी या फिर अल्ट्रा वायरस ऑफ द मेमोरेंडम है, तो इसका मतलब होता है कि कंपनी ने अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखे गए ऑब्जेक्ट से अलग कोई काम कर दिया। फॉर एग्जांपल पोपली गारमेंट्स लिमिटेड, जिसका ऑब्जेक्ट था गारमेंट्स में डील करना,
उसने सीमेंट की ट्रेडिंग कर ली। तो अब इस तरीके का काम क्या कहलाएगा? अल्ट्रा वायरस ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कहलाएगा। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे? ये पूरे का पूरा काम वॉइड हो जाएगा। क्या इसे वैलिड बनाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये कंप्लीटली वॉइड है, इसे वैलिड बनाया ही नहीं जा सकता। इनफैक्ट इसका हम कह दें कि बाद में रेटिफिकेशन हो सकता है, वो रेटिफिकेशन भी नहीं हो सकता। तो यानी कि ये वो हरकत है जो कि कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बाहर है। ठीक है जी। इस प्रकार का हर एक्ट जो है कंप्लीटली वॉइड होता है, बिकॉज दे आर आउटसाइड द लीगल पावर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी इस तरीके के एक्ट से बिल्कुल भी लायबल नहीं होती, और ये एक्ट रेटिफाई भी नहीं किया जा सकता। अगर सारे शेयर होल्डर मिलकर भी इसे वैलिड बनाना चाहें तो भी ये वैलिड नहीं बन सकता। फिर आता है एन एक्ट अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल। एनेक्ट अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल का मतलब होता है कि जब आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आर्टिकल के बाहर है। फॉर एग्जांपल, आर्टिकल ने लिखा है कि कोई भी लोन डॉक्यूमेंट कंपनी के बिहाफ पर साइन करने के लिए D1 एंड D2 जाएंगे, बट एक्चुअल में चले गए साइन करने के लिए D3 एंड D4। अब भाई आर्टिकल में लिखी गई बात की आपने अवहेलना कर दी ना, लॉ कहता है कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी, पहली बात, ये एक्ट इनवैलिड है। पहली बात इनवैलिड है क्योंकि इसने आर्टिकल में लिखी गई बात को ओवर रूल कर दिया, आर्टिकल में लिखी गई बात से परे जाके बात की है। तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? अल्ट्रा वायरस हो गया। किसका? आर्टिकल का। क्यों? दोबारा सोचो, आर्टिकल में लिखा था कंपनी के बिहाफ पर लोन कौन लेगा? D1 एंड D2, परंतु लोन लेने के लिए कौन चले गए? D3 एंड D4। तो इसका मतलब आपने अल्ट्रा वायरस ऑफ आर्टिकल कुछ किया है, बट ये बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, हम इसे इनवैलिड कहते हैं। अल्ट्रा वायरस ऑफ मेमोरेंडम को तो हम वॉइड कहते हैं। जो वॉइड है वो तो वैलिड बन ही नहीं सकता, परंतु जो इनवैलिड है उसकी वैलिडिटी पॉसिबल है। वो वैलिड बन सकता है कब? अगर मेंबर्स स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लें या फिर मेंबर्स रेटिफिकेशन कर दें। अगर मेंबर रेटिफाई कर दे बाद में, तो फिर क्या ये वैलिड बनाया जा सकता है? यस। तो ध्यान रखना, अल्ट्रा वायरस ऑफ द मेमोरेंडम या अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी, जो मर्जी कह दो, उसका रेटिफिकेशन नहीं हो सकता, वो कभी वैलिड नहीं हो सकता, वो हमेशा वॉइड है। परंतु अल्ट्रा वायरस ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, वो वॉइड नहीं, वो इनवैलिड है, तो उसका वो वैलिड हो सकता है। यस। तो ज्यादा सीरियस कौन सा हुआ? अल्ट्रा वायरस ऑफ द मेमोरेंडम या फिर कंपनी। ठीक है जी। उसके बाद आता है अल्ट्रा वायरस ऑफ द डायरेक्टर। अल्ट्रा वायरस ऑफ डायरेक्टर्स का मतलब क्या होता है? से फॉर एग्जांपल, एक कंपनी के आर्टिकल में पावर दी गई थी कि डायरेक्टर जो है 100 करोड़ रुपए तक बोरो कर सकते हैं, उससे ऊपर बोरो करने के लिए उन्हें मेंबर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। परंतु आज कंपनी के डायरेक्टर 100 करोड़ से ऊपर बोरो कर लाए और मेंबर्स की अप्रूवल भी नहीं ली। अब लॉ कहता है यहां पर भी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं है, यहां पर डायरेक्टर्स ने अपनी पावर को एक्सीड किया है, तो इसे हम कहते हैं अल्ट्रा वायरस ऑफ द डायरेक्टर्स, यानी कि डायरेक्टर्स ने अपनी पावर को एक्सीड किया है। ये इनवैलिड होता है, इनवैलिड होता है। परंतु अगर कंपनी के मालिक यानी कि मेंबर्स चाहें तो इस एक्ट को रेटिफाई कर सकते हैं। रेटिफाई कैसे करेंगे? वो कह सकते हैं कि चलो हम डायरेक्टर्स की पावर को बढ़ा रहे हैं, 100 करोड़ की जगह 500 करोड़ कर रहे हैं। ठीक है ना? तो यानी कि बाद में रेटिफिकेशन हो सकता है। तो अगर मैं कहूं कि अल्ट्रा वायरस कितने तरीके के? 3। अल्ट्रा वायरस ऑफ द मेमोरेंडम या फिर कंपनी, अल्ट्रा वायरस ऑफ द आर्टिकल एंड अल्ट्रा वायरस ऑफ द डायरेक्टर। रेटिफिकेशन कहां पर पॉसिबल है? अल्ट्रा वायरस ऑफ द डायरेक्टर एंड अल्ट्रा वायरस ऑफ द आर्टिकल में। कहां पॉसिबल नहीं है? अल्ट्रा वायरस ऑफ द मेमोरेंडम या फिर कंपनी में, वहां रेटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है। इनवैलिड कौन से हैं? अल्ट्रा वायरस ऑफ द डायरेक्टर और अल्ट्रा वायरस ऑफ द आर्टिकल, ये इनवैलिड है क्योंकि ये बाद में रेटिफिकेशन किया जा सकता है इनका। बट वॉइड कौन सा है? अल्ट्रा वायरस ऑफ द मेमोरेंडम या अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी। अल्ट्रा वायरस ऑफ द मेमोरेंडम को ही अल्ट्रा वायरस ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर हो गई। चले, फिर इफेक्ट ऑफ द अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन क्या होता है? से फॉर एग्जांपल हुआ क्या कि आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जो कि अल्ट्रा वायरस ऑफ द मेमोरेंडम था। फॉर एग्जांपल, पोपली गारमेंट्स लिमिटेड जो गारमेंट्स में डील करने के लिए बनी थी, उसने सीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये अल्ट्रा वायरस ऑफ द मेमोरेंडम हो गया। परंतु पोपली गारमेंट्स लिमिटेड ने जिससे कॉन्ट्रैक्ट किया उससे 10 लाख रुपए का एडवांस भी ले लिया है। मत जे, अब क्या होगा? क्योंकि आप एडवांस भी लेके बैठ गए हो अपनी जेब में, तो अब क्या होगा? देखो जी, कॉन्ट्रैक्ट तो है वॉइड, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, कोई रेटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है, नहीं। बट वो जो एग्रीव्ड पार्टी है जिससे आपने पैसे ले लिए, उसके पास कुछ अधिकार है। हाँ, उसके पास कुछ अधिकार तो हमने दिए हैं। अच्छा, कौन कौन से अधिकार दिए हैं? पहला अधिकार, हाँ जी
पहला अधिकार लिया है इंजंक्शन का, वो कंपनी के खिलाफ केस फाइल कर सकता है जिसका रिजल्ट ये रहेगा कि कंपनी को इस अमाउंट को फर्दर यूज करने से रोक दिया जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब होता है कि कंपनी के खिलाफ ऑर्डर पास किया गया और कंपनी को इस अमाउंट को फर्दर यूज करने से, कहीं भी यूज करने से रोक दिया गया कि कंपनी आप इसे यूज नहीं कर सकते। फिर आता है चार्ज ऑन द एसेट परचेज। देखो जी, ये अमाउंट जो कंपनी ने लिया है 10 लाख रुपए का, इसके 3 यूज हो सकते हैं। पहला, कंपनी ने अमाउंट अभी यूज नहीं किया तो कंपनी के खिलाफ इंजंक्शन ऑर्डर पास हो जाएगा। दूसरा, कंपनी ने इस अमाउंट से कोई एसेट परचेज कर दी तो उस एसेट को उठाकर गिरवी रख दिया जाएगा एग्रीड पार्टी, यानी कि जिसका ये 10 जिससे आपने 10 लाख रुपए लिए हैं, इसे कहते हैं चार्ज ओवर द एसेट परचेज। तीसरा यूज कर सकते हो कि आपने अपने किसी क्रेडिटर को पे ऑफ कर दिया तो फिर एग्रीड पार्टी को उस क्रेडिटर की जगह खड़ा कर दिया जाएगा, जिसे कहते हैं सबरोगेशन। तो ये जो अमाउंट कंपनी ने 10 लाख रुपए का रिसीव किया है अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, इसके 3 यूज हो सकते हैं। पहला, ये अमाउंट अभी कंपनी के पास पड़ा है तो ऑर्डर कौन सा आएगा? इंजंक्शन। दूसरा, कंपनी ने इससे एसेट परचेज कर ली तो कौन सा ऑर्डर आएगा? चार्ज ओवर द एसेट ऑफ द कंपनी। तीसरा, कंपनी ने इसे क्रेडिटर्स को पे कर दिया तो फिर कौन सा ऑर्डर आएगा? सबरोगेशन। मगर फिलहाल जो भी कहो, ले देकर एक बात तो पक्की है। वो पक्की क्या है बात? ले देकर एक बात ये पक्की है कि भैया डायरेक्टर्स ने बेवकूफ तो बनाया ना, डायरेक्टर्स ने बेवकूफ तो बना दिया ना एग्रीड पार्टी को, क्योंकि डायरेक्टर्स को तो पता था कि हम ये ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते, परंतु उन्होंने फिर भी ऑब्जेक्ट किया तो ले देकर बेवकूफ बनाया। यस, बेवकूफ बनाया। किसका बनाया? एग्रीड पार्टी का। तो इसलिए एग्रीड पार्टी अब कंपनी के ऊपर तो केस नहीं कर सकती, कंपनी के ऊपर केस नहीं होगा, ध्यान रखना, मगर डायरेक्टर के ऊपर पर्सनली केस हो सकता है। अच्छा, कंपनी के ऊपर क्यों नहीं? क्योंकि बेटा गलती तो एग्रीड पार्टी तुम्हारी भी है ना। क्यों? क्योंकि तुमने तो कंपनी का मेमोरेंडम पढ़ के कॉन्ट्रैक्ट करना था ना, तो फिर इसलिए कंपनी लायबल नहीं है, परंतु हां, तुम कंपनी के डायरेक्टर्स पर पर्सनली केस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा ऑप्शन क्या बनता है? पर्सनल लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स। तो अल्ट्रा वायरस कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं? क्या हैं? दोबारा बोलो, क्या है? क्या है? पहला, इंजंक्शन, अगर कंपनी ने अमाउंट को यूज नहीं किया तो इंजंक्शन। दूसरा, यूज कर लिया और एसेट परचेज कर ली तो चार्ज ओवर द एसेट्स। तीसरा, यूज कर लिया, क्रेडिटर को पे ऑफ कर दिया तो सबरोगेशन। फोर्थ, डायरेक्टर की पर्सनल लायबिलिटी, क्योंकि उन्होंने बेवकूफ बनाया है एग्रीड पार्टी को। ठीक हो गई इतनी बात भी? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलिए भाई, आज शाम को 8 बजे क्वेरी सेशन है और वो क्वेरी सेशन निपटाने के बाद फिर मैं अगले 2 क्वेश्चन दूंगा, वो टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा आज रात को 8 बजे। कुंदन, ये चैप्टर नंबर 4 मेमोरेंडम का पीडीएफ जरा ग्रुप पे अपलोड करना है, टेलीग्राम पे अपलोड कर दे फटाफट। लो जी, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इसका मतलब क्या होता है? अच्छा, एक क्वेरी आ रही थी, डॉक्ट्राइन का मतलब क्या होता है? डॉक्ट्राइन का मतलब होता है सिद्धांत। ठीक है, आज हमारा कंपनी लॉ खत्म हो रहा है, कल से हम शुरू करने वाले हैं क्या? पूछो क्या? पूछो पूछो क्या? टेस्ट 2 चेक होना शुरू हो चुका है, आ चुका होगा मेरे ख्याल से, कईयों के पास आ चुका है। कल हमारा शुरू हो रहा है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। मैंने कहा ना, मैं इंपॉर्टेंस के हिसाब से ले रहा हूं, पहले कॉन्ट्रैक्ट लिया, फिर उसके बाद कंपनी इंपॉर्टेंट था वो लिया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे आ रहा हूं। तो कल से फिर हम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। आज जो कंपनी के क्वेश्चन दूंगा बड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इस चैप्टर के क्वेश्चन दूंगा कि इंडोर मैनेजमेंट या फिर अल्ट्रा वायरस वाले, तो अच्छे क्वेश्चन होंगे, देखना। आज रात तक दूंगा क्वेरी सेशन के बाद में, तो 8 बजे का क्वेरी सेशन है, प्लीज मेक श्योर। हाँ जी, फिलहाल हम आते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल पे।
हाँ जी, आज शायद 2 नहीं, आज शायद 3 क्वेश्चन दूंगा, पॉसिबल है कि 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं। फिलहाल अब ध्यान रखिएगा, कंस्ट्रक्टिव नोटिस ऑफ द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि देखो जी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जैसे ही रजिस्टर्ड हो जाते हैं ना आरओसी के पास, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि इन्हें कोई भी एक्सेस कर सकता है। अच्छा, इसलिए लॉ कहता है कि हर वो व्यक्ति जो कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले वो कंपनी का मेमोरेंडम एंड आर्टिकल पढ़ कर आए। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस मतलब हम मान के चल रहे हैं कि कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करते हुए अपने कंपनी का मेमोरेंडम एंड आर्टिकल पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा तो गलती आपकी है, फिर हमसे एक्सपेक्ट मत करना कुछ। यानी कि ये डॉक्ट्राइन कंपनी के फेवर में काम करता है और कंपनी से डील करने वाले व्यक्ति के अगेंस्ट में काम करता है, क्योंकि ये कहता है कि भाई मैं मान के चलूंगा कि तू कंपनी का मेमोरेंडम एंड आर्टिकल पढ़ के आया है, तो कंपनी के खिलाफ मैं कोई केस नहीं सुनूंगा। ये डॉक्ट्राइन ये बात करता है, जैसे कि कोटला वेंकटा स्वामी वर्सेस राम मूर्ति में हुआ था। ये कहता था कि जो भी कंपनी का कोई भी डीड वगैरह होगी, एग्रीमेंट वगैरह होंगे, उसे तीन ऑफिसर्स वगैरह साइन करेंगे। अब एक्चुअल में उसे साइन किया गया केवल 2 लोगों के द्वारा, जबकि 3 ने साइन करना था, उसे 2 लोगों ने साइन किया। अब आर्टिकल में लिखा हुआ है कि 3 लोग साइन करेंगे, एक्चुअल में साइन कर रहे हैं 2 लोग। तो भाई जो दूसरी पार्टी है, क्या उसने गड़बड़ की है जो कंपनी के साथ डील कर रही है? हाँ, वो पार्टी थोड़े ना, वो तो बेवकूफ है। क्यों? क्योंकि कंपनी से डील करते हुए अगर तूने कंपनी का आर्टिकल पढ़ा होता, तो आर्टिकल में पढ़ा था, लिखा हुआ था क्लियरली कि लोन डॉक्यूमेंट तब वैलिड होगा या डीड या एग्रीमेंट तब वैलिड होगा जब उस पर 3 लोग साइन करेंगे। बट कंपनी के बिहाफ पर केवल 2 लोगों ने साइन किए हैं, तो ये काम तो अल्ट्रा वायरस हो गया। यस, तो इसलिए अल्ट्रा वायरस हुआ। क्यों हुआ? और क्या मैं तुझे कोई बेनिफिट दूंगा? हालांकि ये और बात है कि बाद में अल्ट्रा वायरस ऑफ द आर्टिकल हुआ है, तो बाद में रेटिफिकेशन हो सकता है अगर कंपनी के शेयर होल्डर चाहे तो। बट अगेन, कंपनी के शेयर होल्डर चाहे तो, अभी तो अल्ट्रा वायरस ही है ना। अगर वो नहीं चाहे तो नहीं होगा, अगर वो नहीं चाहते रेटिफिकेशन तो नहीं होगा, ध्यान रखना। तो वो चाहेंगे तभी होगा, तो इसका मतलब उनकी इच्छा पे डिपेंड करता है। यस, अगर वो नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। बड़ी अजीब सी बात हो रही है यार, बहुत ही अजीब सी बातें लग रही हैं यार। खैर, और आगे बढ़ते हैं। तो फिर इसका मतलब सामने वाली पार्टी को चेतावनी जारी कर दी गई है कि ध्यान रख बेटा, कि अगर तुम मेमोरेंडम एंड आर्टिकल पढ़ के आएगा तभी आइयो कॉन्ट्रैक्ट करने, वरना हमसे कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मत आइयो। एंड दिस इज कॉल्ड एज डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ठीक हो गई थी बात भी? बोलो ना हाँ। फिर आता है जी डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? देखो जी, हमने कहा कि कंपनी से डील करते हुए कंपनी का मेमोरेंडम एंड आर्टिकल पढ़ कर आना, परंतु कई बार ऐसा होता है कि कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट बड़े सीक्रेट या इंटरनल होते हैं, जिसकी एक्सेस आउटसाइडर को नहीं दी जाती है। अच्छा, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स का कोई एग्जाम्पल आप देना चाहें? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। कौन सा? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल मैं देता हूं ऐसे किसी डॉक्यूमेंट का। ऐसा एग्जाम्पल है ऐसे डॉक्यूमेंट का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये कंपनी के बड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट होते हैं। ये कंपनी के बड़े ही सीक्रेट डॉक्यूमेंट होते हैं, तो इनका एक्सेस मैं किसी को नहीं दे सकता। बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब लेजर, कैश बुक, ये चीजें, इनका एक्सेस मैं किसी को भी नहीं दे सकता। दूसरा, और भी कंपनी के कोई सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हाँ, फॉर एग्जांपल बोर्ड के मिनट्स, मतलब बोर्ड्स के जो डिसीजंस होते हैं, मिनट्स कह दो या डिसीजंस कह दो, इसकी एक्सेस मैं किसी को नहीं दे सकता। अब सपोज हुआ क्या कि अगर एक व्यक्ति कंपनी से डील कर रहा है, कंपनी के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि कंपनी बोरो कर सकती है या डायरेक्टर्स बोरो कर सकते हैं 100 करोड़ रुपए तक। अब मैं रियल घटना सुना रहा हूं, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवैंड की, सुनना चाहिए। रॉयल ब्रिटिश बैंक एक बैंक हुआ करता था, ठीक है। टर्कवैंड एक व्यक्ति था जो कि रॉयल ब्रिटिश बैंक को लोन देने के लिए आया, लोन देने के लिए। ओके, रॉयल ब्रिटिश बैंक का आर्टिकल कहता था कि हमारे डायरेक्टर 100 करोड़ रुपए तक बोरो कर सकते हैं। उससे ऊपर बोरो करने के लिए आपको मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए।
कंपनी ऑलरेडी बोरो कर चुकी थी, 100 करोड़ तक बोरो कर सकती थी, 80 करोड़ रुपए ऑलरेडी बोरो करके बैठी थी। टर्कवेंट जब आया तो टर्कवेंट ने कहा कि कितना लोन चाहिए, तो रॉयल ब्रिटिश बैंक ने कहा कि हमें 50 करोड़ रुपए चाहिए। टर्कवेंट ने कंपनी का आर्टिकल पढ़ा जिसमें लिखा था कि कंपनी 100 करोड़ रुपए तक बोरो कर सकती है। टर्कवेंट ने डायरेक्टर से पूछा, हे डायरेक्टर्स, आप 100 करोड़ रुपए तक बोरो कर सकते हो, मुझे इतना बता दो कि आपकी आज की डेट की बोरोइंग कितनी है। डायरेक्टर्स हंसने लगे। उन्होंने कहा, पागल है क्या, हमारी आज कोई भी बोरोइंग नहीं है, हम 100 करोड़ तक बोरो कर सकते हैं, तो ला 50 करोड़ हमें दे दे। टर्कवेंट ने 50 करोड़ रुपए कंपनी को रॉयल ब्रिटिश बैंक को दे दिए। अब सवाल उठा, क्या टर्कवेंट तुम्हें कहीं से पता लग सकता था कि कंपनी की बोरोइंग कितनी है? आपके दिमाग में आएगा सर बैलेंस शीट से, और बैलेंस शीट जो है वो तो कोई भी एक्सेस कर सकता है, कंपनी की कोई भी एक्सेस कर सकता है। बट द प्रॉब्लम इज कि बैलेंस शीट देखकर लोन का पता नहीं लगता। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट बनती है केवल 31 मार्च के दिन, मतलब एज ऑन 31 मार्च बनता है कि 31 मार्च की ये फिगर्स है। तो क्या ये पॉसिबल है कि 31 मार्च को 1 रुपए का भी लोन ना आ रहा हो और 1 अप्रैल को कंपनी ने 1000 करोड़ का लोन ले लिया हो? यस। क्या यह भी पॉसिबल है कि 31 मार्च को कंपनी का 500 करोड़ का लोन हो और 1 अप्रैल को कंपनी का 1 रुपए का भी लोन ना हो? यस। तो बैलेंस शीट तो एक पार्टिकुलर डे की होती है, तो क्या मैं उस पार्टिकुलर डे की बैलेंस शीट पर रिलाय करके पता लगा सकता हूं कि कंपनी की बोरोइंग कितनी है? अगर मैं बोरोइंग, कंपनी मेरे से बोरो कर रही है 5 अप्रैल को या 5 मई को, तो क्या मैं पता लगा सकता हूं बैलेंस शीट देखकर? नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट तो 31 मार्च की डेट की थी, उसको देखकर पता नहीं लगाया जा सकता। तो फिर ये कैसे पता लगाया जाएगा? केवल एक तरीके से, वो है कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेजर, कैश बुक, इनको देखकर। पर ये तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है जिनकी एक्सेस में किसी को दे नहीं सकता। तो फिर तो अब लॉ कहता है कि आप एक काम करो, कोई बात नहीं, अगर आपने लोन दिया भी है तो फिर क्योंकि सीक्रेट डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व थे तो हम आपकी सहायता करेंगे इस डॉक्ट्राइन के द्वारा। यही रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवेंट में हुआ कि जब टर्कवेंट ने लोन दे दिया था, टर्कवेंट ने रॉयल ब्रिटिश बैंक को लोन दे दिया और रॉयल ब्रिटिश बैंक के शेयर होल्डर चिल्लाए कि नहीं नहीं टर्कवेंट, तेरी गलती है, तेरी गलती है, हम लायबल नहीं है, हम ये लोन नहीं देंगे, ये तो तेरी गलती है टर्कवेंट। टर्कवेंट ने कहा, तुम्हारी ऐसी की तैसी है, मेरी गलती कैसे है? मुझे बताया गया कि कंपनी की बोरोइंग कोई नहीं है और 100 करोड़ रुपए तक डायरेक्टर बोरो कर सकते हैं, तो मैंने तो 50 करोड़ का लोन दिया बस। मुझे थोड़े ना पता था कि लोन लेते हुए 80 करोड़ रुपए ऑलरेडी बोरो कर चुके हो, मुझे कैसे पता लगता? तो इस डॉक्ट्राइन ने कहा कि चिंता मत कर टर्कवेंट, हम तेरे साथ हैं और तूने जितना पैसा दिया है हम वो रिकवर करवाएंगे। क्यों रिकवर करवाएंगे? क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट इन्वॉल्व था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट की एक्सेस कंपनी किसी को नहीं दे रही। तो फिर क्योंकि कंपनी सीक्रेट डॉक्यूमेंट की एक्सेस किसी को नहीं दे रही है, इसलिए लॉ मेकर कहते हैं कि प्लीज डोंट वरी, हम आउटसाइडर तुम्हारे फेवर में काम करेंगे। यानी कि ये डॉक्ट्राइन कंस्ट्रक्टिव नोटिस का ऑपोजिट है। ये डॉक्ट्राइन किसके फेवर में काम करता है? जो व्यक्ति कंपनी से डील कर रहा है उसके फेवर में काम करता है और कंपनी के अगेंस्ट में काम करता है। बात समझ आ रही है? ये डॉक्ट्राइन कंपनी के अगेंस्ट में और जो कंपनी के साथ डील कर रहा है उसके फेवर में काम करता है, यानी कि कंस्ट्रक्टिव नोटिस के ऑपोजिट है। तो अब पढ़ लीजिएगा, कहता है जी, हर वो व्यक्ति जो कंपनी से डील करता है, हम मान के चलेंगे कि उसे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल की पूरी नॉलेज है। यानी कि अगर वो मेमोरेंडम और आर्टिकल से ऑपोजिट कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हम उसे कोई भी बेनिफिट नहीं देंगे। परंतु इस रूल की एक एक्सेप्शन है, उस एक्सेप्शन का नाम है इंडोर मैनेजमेंट। इंडोर मैनेजमेंट के डॉक्ट्राइन के अनुसार
हर वो व्यक्ति जो कंपनी से डील कर रहा है, ये माना जाएगा कि उसे कंपनी के इंटरनल प्रोसीडिंग यानी कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट की नॉलेज नहीं हो सकती। ओके, अब रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवैंड में क्या हुआ कि डायरेक्टर ऑफ द कंपनी वर ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल टू बोरो सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब 100 करोड़ रुपए तक, एज ऑथराइज फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय अ रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी जनरल मीटिंग। अच्छा, डायरेक्टर ने बोरो किया टर्कवैंड से, और जबकि उनकी पावर से ऊपर बोरो किया था, बावजूद इसके कोई भी अप्रूवल मेंबर से नहीं लिया गया। अब आती है इंपॉर्टेंट लाइन जो कि आपने पेपर के लिए ध्यान रखनी है, और अगर जो मेरे नोट्स से पढ़ रहे हैं तो मैंने नोट्स में जो लिखवाया हुआ है वही याद करना, और जो नोट्स के अलावा इस वीडियो को देख रहे हैं ध्यान रखना, ये लाइन ध्यान रखना। इट वॉज हेल्ड दैट टर्कवैंड कुड स्यू द कंपनी, टर्कवैंड कुड स्यू द कंपनी as he was entitled to assume that resolution of the company, resolution का मतलब approval of shareholder, क्योंकि 100 करोड़ से ऊपर शेयर होल्डर की अप्रूवल चाहिए थी, तो वो ये मानने के लिए एलिजिबल है, मतलब दे आर एंटाइटल्ड टू एज्यूम कि जो रेजोल्यूशन यानी कि जो अप्रूवल मेंबर से चाहिए थी वो ऑब्टेन कर ली गई है, चाहे बेशक ना की गई हो, परंतु ये डॉक्ट्राइन कहता है कि हम तो इसे वैलिड बना के रहेंगे। जो भी बोरोइंग की है डायरेक्टर्स ने, तो वैलिड कब होगी, क्योंकि 100 करोड़ से ऊपर शेयर होल्डर की अप्रूवल है, अप्रूवल रिक्वायर्ड है, तो इसलिए मान के चलेगा, ये डॉक्ट्राइन कहता है मान के चलेंगे कि शेयर होल्डर की अप्रूवल मिल गई है। ये इट वॉज हेल्ड एट इंपॉर्टेंट लाइन है सबसे। बताओ जी, यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? केस पूरा याद करना है, वही तो कहा, इन द केस ऑफ रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस टर्कवैंड इट वॉज हेल्ड एट, याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अल्ट्रा वायरस ऑफ द डायरेक्टर्स था। भाई तान्या, कोई दिक्कत? क्लियर है? तो दोबारा बोलता हूं, एक बार दोबारा सुनिएगा, एक बार दोबारा शॉर्ट में बोल रहा हूं, सुनना। क्योंकि टर्कवैंड ने रॉयल ब्रिटिश बैंक को पैसा दिया, डायरेक्टर्स की पावर थी 100 करोड़ रुपए तक, और 100 करोड़ रुपए से ऊपर मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए थी। डायरेक्टर ने 100 करोड़ रुपए से ऊपर बोरो कर लिया, टर्कवैंड को बताया नहीं कि एग्जिस्टिंग बोरोइंग भी थी। टर्कवैंड को कहां से पता लगता? कहीं से पता नहीं लग सकता था। क्यों? क्योंकि सीक्रेट डॉक्यूमेंट देखने पड़ते जिसकी एक्सेस नहीं मिलेगी। तो ये बेनिफिट, ये डॉक्ट्राइन अब बेनिफिट देता है किसको? टर्कवैंड को, और कहता है टर्कवैंड कंपनी के ऊपर तुम केस कर सकते हो, तुम रिकवर कर सकते हो, क्योंकि हम मान के चलेंगे कि जो रेजोल्यूशन पास होना था वो हो गया है। चलिए आगे। फिर आता है जी एक्सेप्शंस टू द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। हाँ जी, कुछ केसेस ऐसे हैं जब मैं इसका बेनिफिट नहीं दूंगा, जब मैं इस डॉक्ट्राइन का बेनिफिट नहीं दूंगा। कुछ केसेस ऐसे भी हैं, कब नहीं दूंगा? नॉलेज ऑफ इरेगुलरिटी। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये जो टर्कवैंड है, ये अगर कंपनी का डायरेक्टर होगा, तो डायरेक्टर को तो पता ही होगा ना कि कंपनी की बोरोइंग कितनी है। डायरेक्टर को तो नॉलेज होगी कि कितनी बोरोइंग है, और फिर भी अगर डायरेक्टर लोन दे रहा है, तो फिर अगर मेरे केस में टर्कवैंड कंपनी का डायरेक्टर होता, तो डायरेक्टर्स को तो सारी इंटरनल प्रोसीडिंग की जानकारी होती है, तो क्या उसे इंडोर मैनेजमेंट का बेनिफिट दोगे? बिल्कुल नहीं। यही केस हुआ था हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर, जहां पर कहा गया कि जो व्यक्ति कंपनी से डील कर रहा है, अगर उसे इंटरनल प्रोसीडिंग की जानकारी है, तो फिर ये डॉक्ट्राइन उसकी हेल्प नहीं करेगा। हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट मैन्युफैक्चरिंग आइवरी कंपनी। बस इतना सा पोर्शन याद करना है और कोई नहीं, यही मैंने नोट्स में भी लिखवाया है। सेकेंड पॉइंट, जब बेनिफिट नहीं मिलेगा, नेग्लिजेंस और सस्पिशन। अच्छा, मैंने कहा जी सीक्रेट डॉक्यूमेंट का एक्सेस नहीं मिलता।
अब कंपनी का एक आर्टिकल कहता था, एक कंपनी का आर्टिकल तो पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है, आर्टिकल और मेमोरेंडम की एक्सेस सबको होती है। आर्टिकल कहता था कि कंपनी बोरो कर सकती है प्रोवाइडेड कंपनी के लोन डॉक्यूमेंट पे 2 लोग साइन करेंगे। साइन करने के लिए केवल एक व्यक्ति आया। बताइए क्या बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। अरे भाई सीक्रेट डॉक्यूमेंट की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, सीक्रेट डॉक्यूमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। आर्टिकल पढ़ के ही क्लियर हो रहा था कि 2 लोग आएंगे। आर्टिकल पढ़ के ये तो पता लग रहा है कि 2 लोग आएंगे तेरे पास साइन करने के लिए, एक व्यक्ति आया। तो तूने तो लापरवाही की है कि इतना भी नहीं देखा कि आर्टिकल में क्या लिखा है, ये भी नहीं देख रहा तू तो लापरवाही का दोषी है। नेग्लिजियंस के केस में आनंद बिहारी लाल वर्सेस दिनशॉ एंड कंपनी, ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर नो नॉलेज ऑफ द आर्टिकल, बंदा खुद खड़ा होकर कोर्ट में कह रहा है कि मैंने आर्टिकल और मेमोरेंडम पढ़े ही नहीं। अगर मान लीजिए आर्टिकल पढ़ने के बावजूद लापरवाही बरती तो भी बेनिफिट नहीं मिलेगा आनंद बिहारी लाल, और अगर आर्टिकल ही नहीं पढ़ा तो भी इंडोर मैनेजमेंट नहीं मिलेगा, तो भी इंडोर मैनेजमेंट नहीं मिलेगा। फिर आता है फोर्जरी के केस में, रबन वर्सेस ग्रेट फिंजल कंसोलिडेटेड कंपनी। अब हुआ क्या, मान लीजिए तुम्हारे घर पे कोई व्यक्ति आया और उसने कहा कि सर पोपली सर ने भेजा है, जरा 1 लाख रुपए दे दो। अब हमारी क्लास के ऋषभ गुप्ता ने 1 लाख रुपए दे दिए कि क्यों? क्योंकि पोपली का नाम लेके कोई आया था, ऋषभ गुप्ता ने उसे 1 लाख रुपए दे दिए। मुझे बताइए ऋषभ गुप्ता ने गलती की, क्या मैं उसके लिए लायबल हूं? क्या मैं 1 लाख रुपए दूं अब ऋषभ गुप्ता को वापस, जबकि वो जो व्यक्ति आया वो मैं उसे जानता भी नहीं था? तो क्या मैं 1 लाख रुपए ऋषभ को दूं? क्या बनता है? अगर ऋषभ के घर पे कोई आया और कहा कि मुझे पोपली सर ने भेजा और ऋषभ गुप्ता ने उसे 1 लाख रुपए दे दिए, तो क्या मैं ऋषभ को 1 लाख रुपए के लिए लायबल हूं जबकि मैं उसे जानता भी नहीं हूं? नहीं। ऋषभ के साथ क्या हुआ है? फोर्जरी हुई है, जालसाजी हुई है, जालसाजी, फोर्जरी। ठीक है जी, फोर्जरी। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कई बार ऐसा होता है कि अ पर्सन डीलिंग विद द कंपनी रिलाई करता है अपॉन अ डॉक्यूमेंट विच इज फोर्ज्ड बाय द ऑफिसर ऑफ द कंपनी। अगर मान लीजिए अगर एक व्यक्ति डील कर रहा है सामने वाले व्यक्ति से जो डॉक्यूमेंट फोर्ज्ड है, अब मैं इसे थोड़ा और डिटेल में एग्जांपल में समझा देता हूं, सुन लेना हुआ क्या। कंपनी राम, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा था, आर्टिकल में कंपनी कैन बोरो if loan document is signed by directors of company, that is D1 and D2। राम ने क्या किया? लोन दे दिया। साइन किसने किया? बंटी ने एंड बबली ने। बंटी ने दिखाया कि मैं D1 हूं और बबली ने दिखाया कि मैं D2 हूं। इसे कहते हैं फोर्जरी, यानी कि जो आप नहीं हो वो बन के दिखा रहे हो। क्या कहते हैं इसे? फोर्जरी। तो फोर्जरी के केस में क्या होगा? फोर्जरी के केस में क्या ये लायबल रहेंगे? क्या कंपनी लायबल है? कंपनी बंटी और बबली को जानती भी नहीं है। ये 2 लोग आए, चूना लगाया राम को और पैसे लेके भाग गए। इन्होंने दिखाया हम D1 है, बहरूपिये थे। क्या कंपनी लायबल है? नहीं। तो फोर्जरी के केस में मतलब बेनिफिट ऑफ इंडोर मैनेजमेंट कैन नॉट बी क्लेम्ड इन द केस ऑफ फोर्जरी। केस का नाम रबन वर्सेस ग्रेट फिंजल कंसोलिडेटेड लिमिटेड। बस इतनी सी बात है। आज जो एक क्वेश्चन दूंगा वो थियोरेटिकल क्वेश्चन होगा इंडोर मैनेजमेंट पे, तो अच्छे से याद करके लिखना। केस लॉ भी याद कर लेना अच्छे से, और आपके पास टाइम होगा सबमिट करने के लिए कल रात तक का।
ठीक है, तो बस इतनी सी लैंग्वेज याद कर लेना, इजी लैंग्वेज में लिखवा रहा हूं कि इन द केस ऑफ रबन वर्सेस ग्रेट फिंजल consolidated it was held that no benefit under this doctrine can be claimed in case of forgery. बस ठीक है जी, चले फिर आगे आते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पर। देखो जी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है ना, वो कंपनी के इंटरनल अफेयर्स को, इंटरनल मैटर्स के बारे में बताता है, इंटरनल अफेयर्स के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल, मेमोरेंडम बताता है कि हमारा ऑब्जेक्ट ये है, आर्टिकल बताता है कि हम इस ऑब्जेक्ट को किस तरीके से अचीव करेंगे। यानी कि अगर मेमोरेंडम फंडामेंटल कंडीशन बताता है जिस पे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ है, तो आर्टिकल बताता है कि हमारे इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होंगे उस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए। तो आर्टिकल मेमोरेंडम के अंडर रहकर काम करता है, यानी कि आर्टिकल सब्सिडरी होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का। ये मेमोरेंडम को अपने बड़े भाई के रूप में एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करके फिर कंपनी के सभी डायरेक्टर्स या फिर और लोगों के राइट्स एंड ड्यूटीज को डिफाइन करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, गवर्निंग बॉडी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल क्योंकि कंपनी के रूल्स बताता है और रूल्स का ही एक और नाम होता है बायलॉज, तो आर्टिकल को हम बायलॉज ऑफ द कंपनी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वो रूल्स बताता है, ये वो पावर्स बताता है, ये वो ड्यूटीज बताता है जिसके अंतर्गत रहकर कंपनी के डायरेक्टर एंड ऑफिसर्स काम करते हैं। तो आर्टिकल में क्या क्या आता है? आर्टिकल में रेगुलेशंस आती हैं, किस लिए? मतलब शैल कंटेन द रेगुलेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी का मैनेजमेंट क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, सब कुछ आर्टिकल में लिखा होता है। अच्छा, दूसरी बात, फिर कहता है जब प्रोविजंस फॉर द एंट्रेंचमेंट, प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट भी आर्टिकल में दिया जा सकता है। एंट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है? एंट्रेंचमेंट, हाँ, एंट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है समझिएगा। देखो जी, अगर आर्टिकल को आपको चेंज करना है ना, तो आर्टिकल को चेंज करने के लिए आपको कंपनी के मेंबर्स की अप्रूवल चाहिए होती है। और ये अप्रूवल कैसे चाहिए होती है? ये अप्रूवल चाहिए होती है स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। किसके थ्रू? स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब होता है वोट्स जो फेवर में डाले हैं वो ज्यादा हैं या बराबर हैं 3 गुना ऑफ वोट्स अगेंस्ट से, तो इसे कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। तो अगेन दोबारा बोलता हूं कि अगर मान लीजिए अगर आप कोई भी आर्टिकल में चेंज करना चाहते हैं तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होती है, ओके। बट कई बार आर्टिकल में कुछ ऐसा पॉइंट डाल दिया जाता है कि अगर ये काम करना है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन से भी ऊपर की अप्रूवल चाहिए होगी। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए देखो जी, अगर टोटल वोट 100 हैं तो आपको 75 वोट्स फेवर में चाहिए और 25 वोट अगेंस्ट में चाहिए, तभी जाके कोई रेजोल्यूशन या प्रस्ताव पास हो पाएगा, ओके। परंतु कई बार जब आर्टिकल में एंट्रेंचमेंट डाल दिया जाता है, क्या डाल दिया जाता है? एंट्रेंचमेंट क्लॉज। तो एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है रुको रुको रुको, इस मुद्दे को हम तभी पास मानेंगे जब आप पे 90 लोगों की अप्रूवल होगी या 95 की या सारे 100 की अप्रूवल होगी। भाई साहब बहुत मुश्किल बना दिया आर्टिकल को चेंज करना। तो जब कभी आर्टिकल में कोई ऐसी कंडीशन डाली जाती है जो कि आर्टिकल को चेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल बना देती है, तो इसे कहते हैं प्रोविजन फॉर एंट्रेंचमेंट।
अब ये एंट्रेंचमेंट कभी भी नहीं डाल सकते ना, या तो इस एंट्रेंचमेंट को कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के वक्त डाला जाता है, या फिर बाद में कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद डालना चाहते हो तो आपको सभी के सभी मेंबर्स की पहले अप्रूवल लेनी होगी प्राइवेट कंपनी के केस में, या फिर अगर पब्लिक कंपनी का केस है तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके पहले मेंबर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी और तब एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन आर्टिकल में डाल सकते हो। ठीक है जी, ये एंट्रेंचमेंट से रिलेटेड प्रोविजन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। अब कोई भी अगर आपने एंट्रेंचमेंट डाला है, मतलब आर्टिकल में चेंज करने को मुश्किल बनाया है, तो इसकी जानकारी आपको आरओसी को भी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी जरूर देनी पड़ेगी। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, बाकी और कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है, एंट्रेंचमेंट के अलावा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक बार आप पढ़ सकते हो आज कि मेमोरेंडम और आर्टिकल में क्या फर्क होता है, बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है, प्लीज देख लीजिएगा इसे। चले, हम मिलेंगे अब आज रात को 8 बजे क्वेरी सेशन के अंदर, और उसी क्वेरी सेशन के अंदर आपके 3 क्वेश्चन आज के मैं दूंगा जो टेस्ट के रूप में मिनी टेस्ट 3, जिसको आप सॉल्व करके फटाफट सबमिट करेंगे। ठीक है जी, चलिए। और एक बात का आज एक ध्यान रखना है, टेस्ट में एक खास बात का ध्यान रखना है, अब से आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है अगले 3-4 टेस्ट तक। टाइम मैनेजमेंट कैसे? अच्छा, फॉर एग्जांपल सर अब कुछ टेस्ट हो रहे हैं 100 नंबर के, वो टेस्ट देने के लिए जाएं। आई वॉन्ट रिकमेंड आपको किसी भी टेस्ट सीरीज में, लॉ के लिए खासकर, कहीं भी जाने की, घूमने की जरूरत नहीं है। देखो जी, पहली बात क्या है, आज की डेट में आप इतने इक्विप्ड नहीं हो कि 100 नंबर का पेपर अभी बैठ के कर सको, क्योंकि अभी पेपर में 15-20 दिन हैं, ये तो बड़े क्रूशियल दिन होते हैं। आप कहीं पेपर देने जाओगे, उसमें 4-5 घंटे अपने वेस्ट करोगे, उतना बैठ के कंस्ट्रक्टिव स्टडी करो। इस टाइम कैसे चैप्टर सॉल्व किए जाते हैं, इस टाइम कैसे टेस्ट होने चाहिए, मिनी टेस्ट जो कि आजकल हो रहे हैं चैप्टर वाइज, ताकि आपका स्ट्रांग होता रहे सब कुछ चैप्टर वाइज। ठीक है, तो इसलिए मिनी टेस्ट पे ज्यादा कंसंट्रेट करना, साथ में टाइम मैनेजमेंट के। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? आज मैं आपको 15 नंबर का एक टेस्ट दे रहा हूं, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपने उस 15 नंबर के टेस्ट को सॉल्व करना है मैक्सिमम 30 मिनट के अंदर। 30 मिनट बाद पेन नहीं चलना चाहिए आपका। अगर आप पेन चला रहे हो तो आप अपने साथ गलत कर रहे हो, क्योंकि मुझे टाइम नहीं पता लगेगा, वो आपने देखना है। घड़ी की सुई देख के शुरू हो जाना। मैक्सिमम 30 मिनट, यानी कि उससे नीचे हो जाए तो अच्छा है। मैक्सिमम 30 मिनट में आपने पेपर भी सॉल्व करना है, लेंथ भी पूरी करनी है, कंक्लूजन भी देना है, तब जाके टेस्ट सबमिट करना है। समझ आ गई बात? चलिए, 30 मिनट खत्म होने के बाद फिर उसको स्कैन करके पीडीएफ में मुझे भेजना है, जैसे आप मुझे भेज रहे हो। तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आज के टेस्ट से हम टाइम मैनेजमेंट करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।